सभी को नमस्कार। दोस्तों, द हिंदू के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज दो तीन अच्छे आर्टिकल मैंने लिए हैं द हिंदू से और बहुत ही शानदार तरीके से इनको हम पढ़ने वाले हैं। विशेषकर आज जीएस टू के आर्टिकल मुझे अच्छे लगे हैं। ठीक है, एक आईआर से संबंधित है और एक राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ आर्टिकल है जिसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले जैसे द हिंदू के जो नोट्स हैं, आप साल भर के जो हमारे नोट्स हैं आप डाउनलोड कर सकते हो अपनी वेबसाइट से, क्योंकि द हिंदू से आपने देखा होगा प्री और मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और मैंने बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स बना रखे हैं। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर लगभग आपको 10-15 महीने के द हिंदू के नोट्स मिल जाएंगे शॉर्ट्स में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेली वाइज आपको कहाँ मिलेंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो जो पहली न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रीलिम्स में एक तो मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं और मेंस के एग्जाम में तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हाल ही में जैसे एक आपने देखा होगा, चीन की सहायता से सऊदी अरब और ईरान के मध्य एक समझौता हुआ है। विशेषकर जैसे आजकल ये देखा जा रहा है कि सऊदी अरब किस प्रकार अपनी विदेश नीति में बदलाव ला रहा है। तो वेस्ट एशिया के अंदर जो भी घटनाक्रम होता है उनका प्री के अंदर मैपिंग में क्वेश्चन कई बार आपने देखे होंगे। और मेंस के एग्जाम में देखो यहाँ से एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है वेस्ट एशिया में। तो यहाँ से जुड़ा हुआ निश्चित रूप से आपकी जो 2023 की मेंस की एग्जाम है उसमें क्वेश्चन बन सकता है आईआर के सेक्शन में, जीएस टू में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप थोड़ी सी मैपिंग देख लो। देखो आपने देखा होगा यूपीसी प्री में लास्ट ईयर भी 8 क्वेश्चन मैपिंग के थे और उनमें से इस एरिया से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि किस देश की सीमा भूमध्य सागर से लगती है या नहीं लगती है। आपके लिए ये होमवर्क होगा, एक तरह से आपको थोड़ा सा अच्छा सा अभ्यास करना है कि जैसे यहाँ पे तुर्की है, मिस्र है और साथ में इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है। इनकी सीमा किसके साथ लगती है? भूमध्य सागर के साथ मिलती है। आपको थोड़ा सा होमवर्क कर लेना है। साथ में ये देखना है कि सऊदी अरब के साथ किन देशों की सीमा लगती है, ईरान के साथ किन देशों की सीमा लगती है, कैस्पियन सागर के साथ किन देशों की सीमा लगती है। ऐसे प्रैक्टिस कर लेना। हर एक साल आप देखना ऐसे क्वेश्चन लगातार आए हैं। और जैसे आप बात करते हैं मेंस के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरा ऐसा विश्वास भी है कि जब कोई खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, बहुत ज़्यादा उसके आर्टिकल आते हैं, तो आप देखना उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में आता है। तो मेंस के एग्जाम में भी मेरा ये मानना है कि जैसे आप आईआर के सेक्शन में ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कि जो पश्चिमी एशिया है उसकी राजनीति में कैसे बदलाव आएगा सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते से, है ना। और अभी जैसे वहाँ से कहीं ना कहीं आपने देखा होगा यूएस का जो इंटरेस्ट है वो वहाँ से कम हो रहा है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सऊदी अरब पर यूएस का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहता है। वो आगे भी रहेगा हालांकि, लेकिन यूएस के इंटरेस्ट अभी कम हो रहे हैं। तो इस क्षेत्र में पावर वैक्यूम की समस्या आ सकती है और उनको लेकर कैसे आगे बदलाव आएगा। साथ में आपने ये देखा होगा सऊदी अरब और ईरान दोनों हमेशा एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदी रहे हैं और इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ छद्म जो वार होते हैं या प्रोक्सी वार काफ़ी चलाए हैं। जैसे आपने देखा कि इनमें काफ़ी ज़्यादा संकट भी देखने को मिलते हैं। विशेषकर जैसे इनके धार्मिक आधार पर हम देखें तो ईरान और सऊदी अरब में एक थोड़ा सा मतभेद देखने को मिलता है। ईरान विशेषकर जो सिया मुस्लिम है उनका प्रतिनिधित्व करता है और सऊदी अरब किसका करता है? सुन्नी जो है समुदाय है उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि सीरिया में जब वहाँ की जो असद सरकार है उसके खिलाफ जब यूएस, सऊदी अरब या मतलब तुर्की ने क्या किया था, एक तरह से अभियान चलाया था 2014 के आसपास। उस समय ईरान और रूस ने उसका साथ दिया था। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जब युद्ध चल रहा था तो ईरान और रूस उसके साथ में थे, सऊदी अरब इनके बिल्कुल खिलाफ था। यमन में जैसे आपने देखा होगा वहाँ के जो हुती समुदाय है उनको कहते हैं कि मतलब किसके द्वारा? ईरान के द्वारा समर्थन प्रदान है और फिर सऊदी अरबिया उन पर बमबारी करता है। तो ऐसे जब जब भी संकट चलते हैं आपस में, कहीं ना कहीं आप इनमें देखोगे इन दोनों मजबूत जो पक्ष हैं दो हैं यहाँ पे, सऊदी अरब और ईरान। इन दोनों के जो इस क्षेत्र में एक तरह से आप कह सकते हो राज करने की जो एक प्रबल संभावना रहती है, उसके दौरान बहुत सारे आपस में टकराव देखने को मिलते हैं। तो ये मुद्दा आपको समझ में आना चाहिए। आईआर में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसी आर्टिकल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, और साथ में मैपिंग का जानबूझ के जोड़ दे रहा हूँ कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। और मैपिंग का मैं कोशिश करूँगा जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है। अभी जैसे आपकी जो सीसेट वाली बुक का आज उसको फाइनल कर रहा था, काफ़ी टाइम जा रहा है, इसी कारण थोड़ा हिंदू वाला क्या है डेली मतलब नहीं ला पाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कोई ना कोई काम आपके लिए हमेशा करता रहता हूँ। पहले 10 ईयर में टाइम लगाया, फिर प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे एमसीक्यू मैंने बनाए, चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनाए, शायद आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। कि जैसे मैंने उसमें किया था कि एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने उन चैप्टर के फिर मैंने एमसीक्यू तैयार किए, ताकि आप जब वो चैप्टर पढ़ रहे हो ताकि आप क्या करो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर पाओ एमसीक्यू। तो वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देखना, मैंने काफ़ी ज़्यादा बना दिया। जैसे लक्ष्मीकांत के भी 250 एमसीक्यू तैयार किए मैंने, वहाँ पे आप जाकर देखना, तो उससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। तो लगातार ऐसा कोई ना कोई काम मैं लगातार आपके लिए कर ही रहा हूँ। और इसी इसी कड़ी में अभी जैसे मुझे एक समस्या देखने को मिल रही थी हिंदी माध्यम विद्यार्थियों को लेकर कि सी सेट की उनकी पैसेज की प्रॉब्लम आ रही थी, कई सारी समस्या थी, तो वो भी मैंने सोल्व कर दी है। शायद कल कल आपको अपनी जो 5 साल का सोल्व पेपर है सी सेट का वो आपको मिल जाएगा। उसमें मैथ, रीजनिंग और पैसेज सोल्व किया गया है। और पैसेज
मतलब मैंने इतना ईमानदारी से सोल्व किया है, आप जब उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मतलब आपकी राह आसान हो जाएगी। और आप में से 2 4 5 विद्यार्थी भी मतलब प्रीलिम्स निकाल पाते हैं, सीसेट की जो समस्या थी उनके सामने, तो बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। और यही बात जोर दे के फिर से बोल रहा हूँ कि मैपिंग कर लेना, यहाँ से लगातार क्वेश्चन बने हैं मैपिंग के, ठीक है। और जैसे अच्छा एक बात बताना भूल गया आपको मैं, कि जैसे मेंस के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आराम से अपना क्या करूँगा, एक मैप भी बनाऊंगा। जैसे वेस्ट एशिया का है तो मैं पहले से प्रैक्टिस करके रखता हूँ आईआर के अंदर, जैसे 15 20 25 पहले से क्या कर लिया मैंने, मैप बना लिए कि जैसे यदि इंडो पैसिफिक जोन का आता है तो वहाँ का बना लूँगा, यदि भूमध्य सागर या इनका वेस्ट एशिया का आता है, क्योंकि आईआर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, आईआर में 3 4 क्वेश्चन आते हैं, हर बार यही लगता है कि आपको इसी रीजन से क्वेश्चन आएंगे, या तो इंडो पैसिफिक से आएंगे या वेस्ट एशिया आएंगे। तो वहाँ का पहले से आप मैप तैयार रखो, ताकि देखो ये मैप आप देखो ना, खुद आर्टिकल पढ़ रहे हो, अब आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, जैसे आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये मैप अपनी कॉपी में जहाँ नोट्स बनाते हो आप वहाँ चिपका लो, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन आएगा पक्का आपको दिखाना है, ये चीज़ें साफ दिखानी है आपको, जैसे इसमें दिखाया जा रहा है ना, उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपके 10 में से 3 4 नंबर आते हैं तो इससे आपके 5 नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप 7 8 9 तक मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ यूपीसी मेंस के एग्जाम में, इसलिए वो चीज़ बता रहा हूँ कि अच्छे मार्क्स कहाँ आते हैं। और मैं लगातार एक कोशिश हमेशा करता हूँ कि मैं जैसे जो टॉपर्स होते हैं इंग्लिश मीडियम के या हिंदी मीडियम के, उनकी कॉपी में देखता रहता हूँ। मेरी एक अच्छी आदत कह सकते हैं कि मैं लगातार सीखता रहता हूँ उनकी टॉपर्स की कॉपी से कि यार वो क्या ऐसा करते हैं कि उनके अच्छे मार्क्स हैं। जैसे मैं कई बार अपनी तुलना करता हूँ कि मेरे इस पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं है जबकि इस टॉपर्स के अच्छे मार्क्स हैं, तो तुलना करता हूँ तो ये अंतर समझ में आता है कि हम कहाँ गलती करते हैं और कहाँ हम आगे निकल सकते हैं। जैसे एक बार मेरे जीएस फेस्ट में लोगों के इतने मार्क्स नहीं आते हैं, मेरे 116 मार्क्स आ चुके हैं जीएस फेस्ट में, जहाँ पे ज्योग्राफी हिस्ट्री है। वहाँ पे मैं जब ये सोचता हूँ कि इतने अच्छे मार्क्स क्यों आए, तो वहाँ पे जैसे उस सेक्शन में क्या हुआ था, 2016 की बात थी वो, उस समय ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मैप इस्तेमाल की, हिस्ट्री में क्वेश्चन, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन उसमें मैपिंग की, ठीक है। जैसे आजकल क्या हुआ, सोसाइटी का इसमें पार्ट बढ़ गया है, तो सोसाइटी को हम इग्नोर करते हैं, तो उसके बाद मेरा स्कोर गिरा। तो कहीं नहीं की चीज़ें समझ में आती है। यही आपको करना है कि यार जैसे मैंने आपको ये बताया कि मेंस के एग्जाम में डायग्राम मैप इनके अच्छे मार्क्स मिलते हैं, आप इनको इस्तेमाल करो। जैसे यही क्वेश्चन आ गया और इसमें आपने ये डायग्राम बना दिया तो गारंटी देता हूँ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और उससे बेटर आएंगे यदि आपने ऐसा मैप बनाया है। साथ में ऐसे फ्लो चार्ट देखो, मैप ये जो न्यूज़पेपर आपको खुद दे रहे हैं कि जैसे सऊदी अरबिया को आपकी उनकी विदेश नीति को समझना हो कि विशेषकर देखो, एक आपको एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की रूल बताता हूँ, एक नियम बताता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी संबंध किसी के साथ नहीं हो सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या किसी भी देश की विदेश नीति को आप देखोगे ना, तो उसकी विदेश नीति उनके राष्ट्रीय हितों से संचालित होती है। जैसे सऊदी अरब के यदि हित रूस के साथ अच्छे हैं ना, तो उसकी विदेश नीति देखना इस ओर मुड़ जाएगी। और यदि उसके यूएस के साथ उसके संबंध अच्छे हैं या उसके हित उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके साथ यूएस के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे। अभी आपने देखा चाइना कैसे उभार कर रहा है, तो सऊदी अरब चाइना के पास भी जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंध किससे संचालित होते हैं, राष्ट्रीय हितों से संचालित होते हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि जो भी राष्ट्र होते हैं, जैसे हम भारत की बात करें, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है, और जो भी डिसीजन भारत लेता है अपनी एक विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से लेता है। उसी तरीके से किसी भी देश के संबंधों को आप समझोगे ना, ये रूल काम करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी संबंध या मित्रता स्थायी नहीं है, वो बदलती रहती है अपने हितों के हिसाब से। तो अभी सऊदी अरब के हित पता है उसको, सऊदी अरब को ये पता है कि अब जो वेस्ट एशिया है उससे यूएस बाहर निकल रहा है, तो एक तरह से सऊदी अरब पर पहले पूरा साथ था इसका, एकदम बड़े भाई का हाथ था इस पर, है ना। तो अब यूएस बाहर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब को ये पता है कि उसको संकट आ सकता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, पावर को लेकर। साथ में सऊदी अरब को ये भी पता है कि उसकी इकोनॉमी किससे चलती है, ऑयल से चलती है, और रूस के साथ उसका पार्टनर है किसके साथ, ओपेक के साथ में। या आप जानते हो रूस चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय जो क्षेत्र है उसमें तेल के दाम कम ज़्यादा कर सकता है, वहीं जब तेल के दाम कम होंगे तो सऊदी अरब को खतरा होगा, उसकी इकोनॉमी डिपेंड इसी पर है। तो सऊदी अरब इसके साथ हमेशा काम करेगा। जैसे इस बार आपने देखा ना, यूएस ने सऊदी अरब को बोला था कि आप रूस के साथ जो हम सेक्शन लगा रहे हैं हमारे साथ शामिल हो। आपको पता है भारत ने भी मना किया और रूस ने सऊदी अरब ने भी मना किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अभी जैसे ये जो आर्टिकल इस पर आया कि अभी सऊदी अरब ईरान के साथ अच्छे संबंध क्यों कायम कर रहा है, चीन इसका मतलब कहीं ना कहीं मध्यकारी जो भूमिका है वो मध्यस्थकारी भूमिका निभा रहा है। और सऊदी अरब को भी पता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति तो चलो है, लेकिन आज का युग है टेक्नोलॉजी का, आर्थिक पावर का युग है। यदि वो इस क्षेत्र के अंदर आर्थिक रूप से या तकनीकी रूप से मजबूत नहीं होगा ना, तो वो कैसे मतलब अपने आप का प्रभुत्व जमा पाएगा। तो इसलिए क्या है, ये अपने संबंध आजकल ठीक कर रहा है। उसको ये पता है कि संघर्ष से काम चलने वाला नहीं है, फालतू में उसका संसाधन नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसकी जनता भी ये डिमांड करती है।
तो ये चीज़ें समझने के लिए आपके आसान है, आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ऐसे समझा करो। आप जैसे ये यहाँ पे ये अपन रख लेंगे इसको तैयार, जब भी ये वेस्ट एशिया वाला क्वेश्चन आ गया, मुझे पता है आएगा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे लगातार आप रिसर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये फ्लो चार्ट डायग्राम तैयार रखेंगे। कोई भी एग्जामिनर जब इस क्वेश्चन को चेक करेगा, वहाँ पे आपने ये डायग्राम मैप बना दिया और यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया, सऊदी अरब की पूरी आपने विदेश नीति लेकर या वेस्ट एशिया की चीज़ों को आपने दिखा दिया, तो एग्जामिनर आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होगा कि आपको कितनी ज़्यादा मतलब उन चीज़ों के बारे में पता है, आपकी गहराई कितनी अच्छी है। तो ये चीज़ है यार, न्यूज़पेपर आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर के माध्यम से आपकी सोच डेवलप करेगा, आपको आंसर राइटिंग का तरीका सिखाएगा, वैल्यूडेशन आपके आंसर में कर देगा। और यही मेरा काम है कि मैं आपको लगातार जागरूक करता रहूँ कि यार पढ़ते रहो न्यूज़पेपर, अच्छी क्वालिटी का न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा। और हिंदी मीडियम के लिए मैं ये राह आसान कर रहा हूँ कि आपको डेली बेसिस पे हिंदू में जो भी अच्छे आर्टिकल आते हैं उनके नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ, वीडियो जैसे टाइम मिलता है मतलब करा पा रहा हूँ, साथ साथ में आपकी पढ़ाई करा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा करो, कमेंट करके बता सकते हो कैसे ये वीडियो आपको लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बेसिक चीज़ आपको समझा दी कि ये समझौता क्या था और इससे वेस्ट एशिया में क्या बदलाव आने वाला है, विशेषकर ईरान और सऊदी अरब के संबंधों को लेकर, या सऊदी अरब के रूस के साथ संबंधों को लेकर, सीरिया के साथ, जो वहाँ की वेस्ट एशिया के जितने भी देश हैं, इनकी थोड़े थोड़े कीवर्ड भी लिख दो ना, तो आपका आसान बन जाएगा काम। कि इसमें विशेषकर क्वेश्चन यही फ्रेम हो रहा है कि इससे कितना बदलाव आएगा वेस्ट एशिया में, इन संबंधों को क्या प्रभाव नजर आएगा, भारत पर इनका संबंधों का क्या प्रभाव नजर आएगा। चीन इसमें आगे जा रहा है, तो चीन मतलब कहीं ना कहीं हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रतिद्वंदी है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो भारत भी अपनी विदेश नीति को सही से समझेगा इस क्षेत्र में। ठीक है, वो आप पॉइंट लिख सकते हो, ऐसे पॉइंट यदि भारत के संदर्भ में ऐसा पूछा गया तो। ठीक है, क्योंकि जैसे भारत के संदर्भ में ऐसा पूछा गया तो आपको ये पता है कि अभी भी हमारी जो ऑयल है हम वेस्ट एशिया से मंगवाते हैं, आयात, इस पर हमारी ऊर्जा जो निर्भरता है आप कह सकते हो यहाँ से है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि भारत कैसे मतलब ईरान के माध्यम से, आपने चाबार बंदरगाह ये नाम सुना होगा, कि इसके माध्यम से कैसे जो नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है वो विकसित कर रहा है। ठीक है, ईरान के साथ मिलकर। और इसके अलावा जैसे हमने ये भी देखा कि विदेश संबंधों में यदि हम और ज़्यादा पक्ष मजबूत करना चाहते हैं तो एक तरह से लोकतांत्रिक तरीके से हम इन देशों के साथ संबंध मजबूत करते हैं वेस्ट एशिया के साथ में। और वैसे वेस्ट एशिया के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, आप ईरान के साथ देख लेना, या सऊदी अरब के साथ देखना, या दुबई, यूएई वगैरह आपने सुना होगा, अच्छे संबंध हैं इनके साथ में। ठीक है, तो भारत को लेकर भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी कई बार आपने देखा होगा कि कैसे जो यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें भारत हमेशा पार्टिसिपेट करता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने मूल आपको समझा दिया, बाकी कुछ कीवर्ड आपको और बता देता हूँ। बाकी पूरा आर्टिकल मैंने हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे शामिल किया है, इसको आप पढ़ के भी समझ सकते हो। तो हाल ही में जैसे इसमें बताया कि सऊदी अरब की जो विदेश नीति है, जो आक्रामक विदेश नीति है, उसमें एक नया बदलाव देखने को मिला है कि उसका जो एक यहाँ पे प्रतिद्वंदी था, एक पुराना शत्रु कह सकते हैं ईरान, उसके साथ अपने संबंधों में ये सुधार कर रहा है। तो इससे क्या मतलब बदलाव आने वाला है, कैसे यहाँ पे शक्ति संतुलन होने वाला है, इसको लेकर हम इस आर्टिकल को देखने वाले हैं। और साथ में रूस के अलावा जैसे सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है, तो आप ये जानते हो कि कोई भी राष्ट्र होता है उसकी जो विदेश नीति होती है हमेशा स्वायत्त होती है, वो किसी दूसरे के हिसाब से नहीं चल सकता है, वो स्वतंत्र उसकी एक विदेश नीति होती है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सऊदी अरब हमेशा वही करेगा जैसे अमेरिका कहेगा, ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब को भी ये बात पता है कि अमेरिका अपने हितों के हिसाब से चलता है। जैसे वेस्ट एशिया में अमेरिका के हित अब खत्म हो रहे हैं, अब अमेरिका किस तरफ जा रहा है, इंडो पैसिफिक जोन की ओर जा रहा है, अब उसके इंटरेस्ट उस तरफ बढ़ रहे हैं। एक समय था यहाँ पर अमेरिका को ऑयल लेना था, उनकी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा काम कर रही थी, या बहुत सारे भू राजनीतिक मुद्दे थे जिनमें वो इंगेज था, लेकिन अभी यहाँ से निकल रहा है। तो सऊदी अरब को ये पता है कि अब मुझे अपने कंधे मजबूत करने पड़ेंगे, और जब तक इस क्षेत्र में शांति नहीं आएगी ना, तब तक मेरा आर्थिक विकास या मेरी जो भी मानव संसाधन विकास नहीं हो सकता। मुझे अपनी सीमाएं सुरक्षित करनी होगी, उनमें शांति चीज़ें लानी होगी। और जो मेरे संसाधन गलत चीज़ों में जा रहे हैं, जैसे यमन में जो भी है, उनकी रक्षा क्षेत्र में उनकी काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर सऊदी अरब यहाँ पे जागरूक है। और जो मैं समझाना चाहता हूँ उस भाव को समझने की कोशिश करना, लाइन बाई जो यहाँ पे लाइन जो है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो तो आप जब रिवीजन करते हो तो आप समझ लेना उस चीज़ को, है ना। तो इससे क्या बदलाव आएगा, सऊदी अरब की विदेश नीति क्यों बदल रही है, क्या ऐसा यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो कहीं नहीं कहीं जैसे यहाँ पे एक है कि सऊदी अरब की जो विदेश नीति है, हम जानते हैं कि ईरान के साथ उसकी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से शत्रुता रही है, उसके चक्कर में काफ़ी यहाँ पे जो छद्म संघर्ष, सूडो जो स्ट्रगल है उनका चलता रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है, प्रॉक्सी वार चलते रहे हैं। ठीक है, कि जैसे खुद डायरेक्ट युद्ध में शामिल ना होकर जो अन्य देश उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा ऐसे संघर्ष चल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है कि सीरिया में हमने देखा था पहले भी कि सीरिया में जो वहाँ की जो असद सरकार थी उसके खिलाफ कैसे मतलब काम कर रहा था सऊदी अरब। ठीक है, और उसको सपोर्ट कौन कर रहा था सीरिया में, सीरिया को सपोर्ट कर रहा था उस समय ईरान, और रूस उसको सपोर्ट कर रहा था। तो ये चीज़ें देखो, आपने पहले भी देखा, लगातार आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को फॉलो करते हो तो ये चीज़ें जुड़ती चली जाती है आपके साथ में। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ऐसे संघर्ष चल रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे थे, एक दूसरे को मतलब जो उनके शत्रु राष्ट्र हैं,
ठीक है, जैसे सीरिया को सपोर्ट कर रहा था ईरान, और यमन को यहाँ पे देखना, जो वहाँ के हुती जो है विद्रोही, आपने सुना होगा उनके बारे में। ऐसे क्वेश्चन प्री में आ सकते हैं कि आए भी हैं पहले, ठीक है, उनको ईरान सपोर्ट कर रहा था। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया भी है कि यमन में इनको सपोर्ट कर रहा था। जैसे 2015 में सऊदी अरब ने यहाँ पे इनके खिलाफ, हुतियों के खिलाफ बमबारी भी की है, जिनको सपोर्ट ईरान द्वारा किया जा रहा था। तो ईरान समर्थित शिया जो होती है, उन विद्रोहियों का वहाँ पे संघर्ष चल रहा है, तो ये आप बता सकते हो। ठीक है, तो इनकी जो अभी पिछले महीने की बात है कि इनकी जो राजनीतिक संबंध है फिर से शुरू हुए। एक समय 15-16 के आसपास इनके संबंध खराब हो गए थे ना, तो अब देखो यहाँ पे फिर से इन दोनों के संबंध सही हो रहे हैं। मध्यस्थता कौन कर रहा है? यहाँ पे चीन करवा रहा है। ठीक है, तो ये भारत के लिए भी एक चैलेंज है कि भारत कैसे अपने जो वेस्ट एशिया उसमें अपने संबंधों को अच्छा कर पाता है। यहाँ पे इन जो शांति वार्ता होती है उसमें भारत का क्या रोल होता है, इन चीज़ों में आप कुछ पॉइंट बता सकते हो मेंस के एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ है, जैसे विशेषकर जैसे जो यमन है वहाँ पे भी ऐसी शांति वार्ता चलने लगी, इनके इम्पैक्ट आने लगे हैं कि यदि ऐसे संबंध सही होते हैं वेस्ट एशिया में, तो जो संघर्ष चलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे सुधारने का मौका मिलता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया कि 2017 के बाद में ही सऊदी अरब ने अपनी जो विदेश नीति है उसमें निर्णायक बदलाव लाना शुरू कर दिया है। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। ये मुझे कुछ अच्छी लाइनें मिली यहाँ पे जिनको हाईलाइट किया है कि जैसे इसमें क्या दे रखा है कि जो आक्रामकता आक्रामकता जो होती है वो कूटनीति के लिए रास्ता बनाती है। देखो कितना अच्छा कीवर्ड है कि यहाँ पे जो कूटनीति के लिए रास्ता बनाती है, तथा वफादार क्या करता है, गठजोड़ व्यवहारिक पुत्र सृजना के लिए जगह बनाते हैं। यानी वही बात है, देखो जब आपस में रिश्ते सही होने लग जाएंगे, इनके वफादारी आपस में दिखने लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनकी एक मजबूती दिखेगी उनके रिलेशन में। ठीक है, तो ये ऐसे समय में हो रहा है जब सऊदी अरब भी अमेरिका, जैसे उसका एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे सऊदी अरब सबसे ज़्यादा जो हथियार मंगवाता है, कहाँ से मंगवाता है? अमेरिका से मंगवाता है। तो सऊदी अरब की आप कह सकते हो एक तरह से रक्षा के क्षेत्र में डिपेंड है किस पर? अमेरिका पे डिपेंड है। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि सऊदी अरब अमेरिका से बहुत दूर चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। ऐसा भी नहीं कह सकते कि सऊदी अरब रूस से दूर चला जाएगा, नहीं हो सकता। वहाँ पे उसके तेल हित काम कर रहे हैं। अभी जैसे ईरान के साथ उनको अब शांति चाहिए उनको इस क्षेत्र में, या चीन जैसे आगे बढ़ रहा है, चीन अपनी रणनीति कैसे आगे बढ़ा रहा है आपने देखा होगा, वन बेल्ट वन रोड के अंदर भी। ठीक है, तो सब इसका कहने का क्या मतलब है कि यार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबके साथ अब रिश्ते सही बना कर रखने होते हैं यदि हमें सही से ढंग से डेवलपमेंट करना हो। तो वो चीज़ें यहाँ पे तो कहीं ना कहीं संतुलन की बात आती है कि संतुलन बनाकर चलना होगा इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बदलाव क्यों है, तो इसमें ये भी बताया गया है कि बदलाव आने के पीछे कई कारण बताए यहाँ पे। एक बदलाव का कारण था कि हमने बात की कि यूएस जो है उसका इंटरेस्ट अब कम हो रहा है यहाँ पे इस क्षेत्र में, तो सऊदी अरब को भी अब लग रहा है कि उसको खुद अपने आप को मजबूत करना होगा इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, और ये लगातार जब संघर्ष चल रहे थे तो इनको भी पता है कि इनके संसाधन काफ़ी यहाँ पे ख़त्म हो रहे थे, तो उनको एक ऐसी रणनीति पर काम करना था। और विशेषकर जैसे पश्चिमी जो है उसमें पावर वैक्यूम भी आएगा। जैसे अब अभी यूएस चला गया है, तो वहाँ पर कैसे इस पावर वैक्यूम को भरेंगे, रिश्तों से भरेंगे, गठबंधन से भरेंगे, क्या करेंगे, उन चीज़ों को लेकर भी काफ़ी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, ये आर्टिकल बहुत बड़ा था, मतलब आप पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से इस आर्टिकल से बनने वाला है, इसको भी आप ध्यान रखना। तो ये बात है ना। ठीक है, तो इससे प्रभाव क्या आएगा उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे प्रभाव क्या आएगा कि कहीं ना कहीं जो वेस्ट एशिया ना उसमें शांति वार्ता आ सकती है। जैसे हमने एक चीज़ देखी ना कि एक तरह से हमने सीरिया में देखा, सीरिया की जीत कह रहे हैं ये आर्टिकल भी कह रहा है कि जैसे सीरिया को कौन समर्थन प्रदान कर रहा था? रूस और ईरान समर्थन प्रदान कर रहे थे। तो इससे एक तरह से ये देखने को मिल रहा है कि इनकी जीत है एक तरह से। ठीक है, क्योंकि अब सऊदी अरब भी उनके साथ अपने रिश्ते सही करना चाह रहा है। ठीक है, और जैसे अभी यमन के अंदर भी जो हुतीज़ का मामला है उनमें भी कहीं ना कहीं शांति वार्ता में देखने को मिलेगी, ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, ये हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि अमेरिका अब यहाँ से दूर जा रहा है, इनकी काफ़ी हम देख चुके हैं, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें लास्ट में जैसे इसमें एक हेडिंग देख के बताया गया था कि क्या सऊदी अरब अमेरिका से दूर जा रहा है? कभी भी नहीं जाएगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जैसे भारत कभी भी है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि केवल यूएस के साथ अपने रिश्ते कायम करेगा या चीन के साथ या रूस के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय या वैश्वीकरण के युग में हर कोई देश किसी न किसी मामले में दूसरे देश पर डिपेंड रहता है। तो अब वही बात है कि सबके अपने अपने हित होते हैं, उसके हिसाब से मतलब अपने रिश्ते बनाते हैं, मजबूती के रिश्ते बनाते हैं। तो इस हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी सऊदी अरब का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता कौन है? अमेरिका ही है सऊदी अरब का। और इसमें अभी भी सऊदी अरब अमेरिका के साथ मिलकर कई प्रकार की मिसाइलें या मतलब डिफेंस में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि दूर जाएगा। और इसके अलावा जैसे ईरान के साथ भी इनके जो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं चीन की भागीदारी है। चीन भी चाहता है कि उसके जो हित है वो पूरे हो जाए इस क्षेत्र में। कहीं ना कहीं जैसे यूएस यहाँ से जा रहा है, तो चीन ऐसा रास्ता देख रहा है कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पे शक्ति संतुलन या पावर वैक्यूम को भर पाए, तो उसके भी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल सकती है। ठीक है,
तो कुल मिला के हमने इस आर्टिकल को अच्छे से डिस्कशन कर लिया है, आपके समझ में भी आया होगा। और बाकी चीज़ें जो लिखी हुई है ठीक, आप पढ़ना, आपके इजीली आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ एग्जाम्पल और फैक्ट है जो आपको आराम से समझ में आएगा। तो इसमें लास्ट में ये दिया गया कि इसके क्या फ़ायदे होंगे। तो वही बात है कि इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं शांति वार्ता आएगी, और एक तरह से जो सऊदी अरब है वो आर्थिक और तकनीकी रूप से आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ईरान के साथ भी इसके संबंध मजबूत हो सकते हैं, उनके बॉर्डर, खुद के बॉर्डर सुरक्षित हो सकते हैं। जो यमन और सीरिया में जो जितने भी संघर्ष चल रहे थे, उनकी वार्ता, शांति वार्ता आगे बढ़ सकती है। और यहाँ पे भारत के भी बहुत सारे इंटरेस्ट जुड़ सकते हैं। तो ये एक बड़ा आर्टिकल था। ठीक है, इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, इसमें जैसे अरब लीग भी चर्चा में रहा था, अरब लीग को लेकर। तो अरब लीग का क्वेश्चन कहाँ बन सकता है, प्रीलिम्स एग्जाम बन सकता है। इसमें कितने देश हैं, जैसे अभी ये आ रहा है कि अरब लीग में जो सीरिया है उसको एक बार निकाल दिया था। ठीक है, 2014 के बाद में, तो अभी उसकी वापसी भी हो सकती है यहाँ पे। तो अरब लीग में कितने सदस्य हैं, ये सब आपके काम के प्रीलिम्स में से फैक्ट आते हैं। मैप में भी देख लो कौन कौन से राष्ट्र अरब लीग के। यहाँ पे देखो जो ग्रीन, हल्का ग्रीन दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये सीरिया को मतलब उसको निकाल दिया था एक बार। कब इसकी स्थापना हुई, कितने सदस्य हैं, क्या इसका उद्देश्य है, ये सब चीज़ें प्रीलिम्स के काम की है। बहुत इंपॉर्टेंट है अरब लीग के बारे में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं फैक्ट के रूप में, ये आप जरूर देखना। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे मैपिंग के क्वेश्चन ऐसे पहले भी आए, ये शायद लास्ट ईयर भी ऐसा क्वेश्चन आया था। ये 2-3 बार आ चुका है ऐसा, भूमध्य सागर वाला। तो इस रीजन में कौन किसकी सीमा लगती है नहीं लगती, ये क्वेश्चन आप जरूर देख लेना। मेंस के एग्जाम में भी जैसे क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में आया कि भारत रूस रक्षा समझौता की तुलना, भारत जैसे ये रक्षा समझौता हुआ, इसका क्या प्रभाव होगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, वेस्ट एशिया का जो सऊदी अरब और ईरान का जो समझौता हुआ है, इससे क्या क्या यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा, क्या प्रभाव होगा। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस के एग्जाम में। आईआर के सेक्शन में याद रखना, आईआर के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, वो केवल न्यूज़पेपर से आते हैं। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर आईआर की कोचिंग कहाँ से करें, आईआर के लिए कौन सी किताबें पढ़ें। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, या यूट्यूब पर जैसे सनसद टीवी, वहाँ पर अच्छी डिबेट आती है, तो डिबेट देखते रहो। 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, 50-60 नंबर का मामला रहता है। तो ये केवल आपका न्यूज़पेपर से कवर होगा। और यदि आप न्यूज़पेपर नहीं कवर करते तो फिर आईआर के क्वेश्चन में हवा ही नहीं लगेगी, क्योंकि आईआर के क्वेश्चन यार जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। मतलब लगातार आप कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये जुड़े रहते हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, आईआर की आपकी मजबूती आ जाएगी चीज़ों को लेकर। ठीक है, ये आर्टिकल इतना लंबा था कि अब बोला नहीं जा रहा मुझसे, गला भी थक गया है, लेकिन करते हैं इसको। ये एक प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्ट है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हैं। ठीक है, अरोरा ऑफ सी इन द विजाग, मतलब आपने ये अरोरा वगैरह देखा होगा, कहाँ पे होते हैं, विशेषकर जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ पर जो रोशनी आती है, रंगीन रोशनी, और वो वहाँ पे ध्रुव पर कैसे आती है, वो तो बनता है जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मैग्नेटिक जो होता है और पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके आपस में मिलने से मतलब जो चुंबकीय तरंगे या कैसे होती है उसमें मिलने से बनता है। लेकिन ये जो अरोरा है वो कैसे बना, ये पानी के अंदर ऐसे कुछ जीव जंतु उनकी वजह से बना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब चर्चा में रहता है, न्यूज़ में आता है, तो हो सकता है प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो ये विशाखापट्टनम में के पास भीमली जो सागरीय तट है, वहाँ पे ऐसी प्राकृतिक घटना देखने को मिली है। ठीक है, ये प्राकृतिक घटना के कारण चमकता है, जिसे बायोल्यूमिनेसिस कहा जाता है। बायोल्यूमिनेसिस, हो सकता है ये टर्म आ जाए। आपने देखा हो साइंस और टेक ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये शब्दावली याद रखना, इसको नोट कर लेना, इस साल या अगले साल क्वेश्चन बनेगा इसका। ठीक है, बायोल्यूमिनेसिस किसे कहते हैं। ठीक है, ये घटना होती है। तो इसमें क्या होता है, डायनोफ्लेगलेट्स नामक एकल कोशिका वाले जीवों की उपस्थिति के कारण ये होता है, कौन सा, बायोल्यूमिनेसिस, यानी जो चमकने की घटना होती है। आप इसमें तस्वीर में देखना। ठीक है, ऐसा अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो एक बार पहले भी ऐसे देखे थे हमने, कुछ एल्गी या कुछ शैवालों की वजह से ऐसा हुआ था। ठीक है, जो ये क्या होता है, जो परेशान होने पर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जबकि समुद्र तट पर बायोल्यूमिनेसिस एक प्राकृतिक घटना है, ऐसा बताया जा रहा है कि इस समुद्र तट के बड़े हिस्सों में ऐसा पहली बार देखा गया, यहाँ पे विशाखापट्टनम के आसपास। तो ये केवल कहाँ काम आएगा, प्री में काम आएगा। इंपॉर्टेंट है, शब्दावली इंपॉर्टेंट है, 2 शब्दावली इसमें देख लो आप, ये शब्दावली और एक ये, 2 शब्दावली इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ऐसा आ सकता है। ठीक है, और जो अपना वो भी कई बार अरोरा पूछा गया है, पहले यूपीएससी के पुराने प्रश्न पत्रों में देखोगे ना, 25 साल वाले में, तो अरोरा पूछा गया था। वो बनता है कैसे, जैसे विशेषकर ध्रुव पोल पे बनता है, जहाँ पे जैसे पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, ऐसे वैसे सूर्य का भी जो वहाँ के सूर्य की चुंबकीय तरंगें आती है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है। उसके कारण ये क्या होता है, विशेषकर आसमान में ऐसी रोशनी दिखाई देती है। आपने नॉर्वे, स्वीडन वगैरह उस तरफ देखा होगा ऐसा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है कि राष्ट्रीय दल को मान्यता के नियम क्या है। ये भी द हिंदू में एक बड़ा एक्सप्लेन वाला आर्टिकल था, जो आपके काम आ सकता है। ठीक है,
और ये वैसे आपको जो लक्ष्मीकांत बुक है उससे भी कवर करना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके GS2 के GS2 मेंस के हिसाब से। प्री में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या है, क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा ना इस बार, जैसे आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय दल की मान्यता दी है, तो उसके कारण काफ़ी चर्चा में रहा, तो इसके क्या क्राइटेरिया है इसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है। और जो हिंदी मीडियम की लक्ष्मीकांत है ना उसमें थोड़ी सी त्रुटियाँ हैं, गलतियाँ हैं उसमें, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाली में, क्योंकि उसमें जो क्राइटेरिया होता है वो अथवा में होता है कि या तो ये या वो, कोई भी एक कंडीशन, लेकिन हिंदी वाली में ऐसी चीज़ें लिखी नहीं थी। मैंने अभी या चैप्टर तैयार करते समय मैंने देखा कि हिंदी वाली में थोड़ी सी त्रुटि और गलती है, तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी यहाँ पे सावधान हो जाना कि आपको थोड़ा सा दिक्कत करने को देखने को मिल सकती है। तो इसमें इस आर्टिकल में कवर हो जाएगा, ठीक है, जो गलती उसमें लक्ष्मीकांत में थी। तो ये कार्य कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। चुनाव विधि से के लिए क्या करता है? राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है, साथ में उनका जो प्रदर्शन होता है चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, उसके आधार पर उनको राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों की मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। बाकी जो अन्य दल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गैर मान्यता प्राप्त, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये अपने मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुसार पंजीकृत राजनीतिक दल समय के साथ राज्य दल और राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। जैसे अभी गुजरात में आम आदमी पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो उनको ये दर्जा मिल गया। तो अभी जैसे अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव, उससे पहले मतलब आम आदमी पार्टी को ये दर्जा मिला है। साथ में कुछ ऐसी पार्टियां जिनका दर्जा राष्ट्रीय दर्जा छिना भी गया है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। जैसे यहाँ पे देखना तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और राष्ट्रीय कांग्रेस NCP ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है। तो ये तो करंट चीज़ है कि करंट हैपनिंग क्या हो रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप चाहो तो इंट्रोडक्शन में करंट हैपनिंग बता सकते हो कि हाल ही में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये दर्जा मिलता है, नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है। तो चुनाव आयोग क्या करता है? प्रत्येक राज्य विधानसभा चुनाव या लोकसभा के आम चुनाव के बाद में मान्यता प्राप्त दलों के चुनाव का प्रदर्शन देखता है और उसके हिसाब से उनको दर्जा दिया जाता है। और ये चुनाव की जो उनकी नियम है उनके, ठीक है, चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के, ये पैरा 6B ऑर्डर, इसमें 6B, हाँ इसमें लिखा हुआ है, ठीक। कभी कभी ऐसा कोई फैक्ट बन जाए तो ये काम आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स में कई बार, ठीक है। तो दर्जा कैसे मिलेगा? एक पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होगा यदि वो इनमें से कोई भी एक शर्त को पूरा करते हैं, ठीक है। कौन सी शर्त है? 3 शर्त यहाँ पे लिखी है। या तो वो क्या करें, उसे कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, जैसे अभी आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों में प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो इसको क्या हो सकता है, एक शर्त ये कंडीशन अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जो पार्टी उसका दर्जा मिल जाएगा जैसे अभी मिला है। दूसरी कंडीशन है यदि या तो ये कर ले, या दूसरा है कि या सभी कंडीशन एक साथ पूरी करने की आवश्यकता नहीं, इनमें से एक, ठीक है। यदि वह पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में कुल डाले गए वोटों का 6% प्राप्त कर ले। इसके अलावा अपने 4 सदस्यों को लोकसभा में निर्वाचित करवा ले, ठीक है। या फिर तीसरी कंडीशन है यदि वो कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें जीतता है तो उनको मिल सकता है। ये क्राइटेरिया याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो लक्ष्मीकांत में भी चैप्टर पढ़ लेना, लेकिन उसमें मैंने बता दिया हिंदी माध्यम में गलती है, इंग्लिश मीडियम में सही था वहाँ पे, ठीक है। वो मैंने लास्ट में एक सारणी इसमें ऐड कर दी है, ठीक है, एज इट इज़ जो लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ था। और जैसे आम आदमी पार्टी ने अभी ये दर्जा प्राप्त किया कहाँ पे? दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में, ठीक है। एक जो पहला क्राइटेरिया वो पूरा कर लिया, इसलिए उनको क्या मिल गया? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और राज्य पार्टी के रूप में मान्यता के लिए क्या मानदंड है? तो इसमें है, एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता के लिए उसे डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% और विधानसभा चुनाव में 2 सीट या लोकसभा चुनाव में 1 सीट हासिल करनी होगी। इसके अलावा और 3 विकल्प ही है जो आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है। उनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अच्छा, इसके लाभ क्या होते हैं, फ़ायदा क्या होता है? तो आप जानते हो कि जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल होते हैं उनका फिर एक जो उनका चिन्ह होता है, पार्टी चिन्ह होता है, वो उनको आसानी से मिल जाता है। उनको जैसे रेडियो TV पर जो उनका प्रसारण समय होता है वो ज़्यादा मिलता है, या उनको कई सारे और भी फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है। स्टार प्रचारक की सुविधाएँ अच्छी मिलती हैं, इनको ज़्यादा मिल जाती है, ये चीज़ें होती है। और लास्ट में जैसे ये सारणी ऐड कर दी है मैंने, जो लक्ष्मीकांत से मैंने ली थी, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि लक्ष्मीकांत में जैसे हिंदी वाले में ये लिखा हुआ है कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी करें, ठीक है। जबकि आप लक्ष्मीकांत में इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है, हिंदी में आप लक्ष्मीकांत में देखोगे तो ये चीज़ें नहीं मिलेगी आपको। थोड़ा सा अपना चेंज उसमें लक्ष्मीकांत में आप अपडेट कर सकते हो इस चीज़ को। और वहाँ पे जैसे अथवा में जो चीज़ें लिखी हैं इनमें से ये वहाँ पे हिंदी वाले में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप सही कर लेना अपनी त्रुटि को लक्ष्मीकांत वाली बुक में, ठीक है। बाकी ये सारणी आपके काम आ जाएगी जो चीज़ें हैं। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये GS2 के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे 2022 के एग्जाम में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में राजनीतिक दलों से जुड़े क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और प्री में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे हिंदू के नोट्स और वीडियो, जो आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप जाना, यहाँ पे सभी हिंदू डेली वाइज आपको यहाँ मिल जाएंगे। बाकी PDF इनकी मंथली वाइज आपको एक ही जगह चाहिए, तो उसके लिए आपको जाना होगा हमारे
वेबसाइट पे। और वेबसाइट पे और क्या मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, अपनी 10 ईयर की जो बुक है वो मिल जाएगी, और कल हम सीसेट की लॉन्च करेंगे वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ऐसे ही हमारा जो प्रयास है जारी रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोगों का प्यार यूँ ही आता रहना चाहिए। ठीक है, लाइक शेयर करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।